क्योंकि वहाँ के जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि थे उनके विरोध के बावजूद अंग्रेजी सरकार पब्लिक सेक्रेटरी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल इनको पास करना चाहती थी। इसके विरोध में ही 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली, जो आज पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर वो 2 बम फेंके थे। आज विडंबना है इस देश की कि वो सत्ता में हैं। उस समय वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ थे, आज वो अमेरिकन साम्राज्य के साथ हैं। इसलिए आज फिर से इस बहरी सरकार को, जो कॉरपोरेट की सरकार है, इसको सुनाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ेगा, सारे देश को बोलना पड़ेगा। साथ में गोलियां ले रहे हैं, साथ में दवाइयां ले रहे हैं और ये हमारे साथ लगातार चल रहे हैं। ये इनकी हिम्मत इतनी बनी हुई है कि ये चाहे कितना भी मुश्किल का सामना करना पड़े, ये कल सब सवेरे 9-10 बजे तक टिकरी बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। पूरे तौर के ऊपर कंपनियों के हवाले इसको किया जा रहा है। खेती बाड़ी को, हमारे व्यापार को और जो उद्योग धंधे हैं वो तमाम जो है कंपनियों के हवाले हो जाएंगे। इसलिए देश की जनता, तमाम जो मजदूर है, किसान है, वो समझ चुके हैं कि ये अकेला किसानों के ऊपर हमला नहीं है, पूरे देश की आत्मनिर्भरता के ऊपर, रोजगार के ऊपर, व्यापार के ऊपर, कारोबार के ऊपर हमला है। ये आंदोलन 4 महीने होने को है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अनुशासन से और पूरी शांति से ये आंदोलन चल रहा है और नौजवानों की इस आंदोलन में एक अहम भूमिका है। विद्यार्थियों के लिए ये जरूर कहना है कि अगर हम सोचते हैं कि ये खेती विद्यार्थियों का इशू नहीं है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जो 18 तारीख को चली अलग अलग हिस्सों से सापला पहुंची है, इसके बारे में क्या चाहेंगे? किस तरीके के अनुभव रहे रास्ते में, क्या लोगों का रुझान रहा? ये बहुत ही अनोखा अनुभव रहा। एक नया वातावरण आज दिखाई दे रहा है देश में, और उसका एक हिस्सा अगर हरियाणा को माने तो पूरा उत्साह आज लोगों के बीच में है किसान आंदोलन के समर्थन में। 18 को एक जत्था हमारा हांसी से चला, एक खटखट टोल प्लाजा से चला, जो बहु अकबरपुर में आकर के दोनों मिल गए। अनेकों जगहों के ऊपर लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ इस जत्थे का स्वागत किया है। जगह जगह चाय, पानी, फ्रूट, माला पहनाई गई है, फूल बरसाए गए हैं। एक गांव से दूसरे गांव तक लोग जत्थे के अंदर साथ चले हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ, पूरा 1000-2000 की भीड़ गांव का गांव निकल करके इस जत्थे को साथ दूसरे गांव तक छोड़ने के लिए आया। तो रियली वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि आज देश जाग रहा है। जब भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फोड़ा था, उससे पहले उनकी सोच यही थी कि भाई जो 3 कानून लेके आई थी सरकार या फिर अंग्रेज, उसको वापस करवाया जाए। एक बार फिर वैसा ही माहौल बनता जा रहा है, तो क्या इतिहास दोहराती दिखाई दे रही है। उस समय पर भी क्योंकि वहाँ के जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि थे उनके विरोध के बावजूद अंग्रेजी सरकार पब्लिक सेक्रेटरी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल इनको पास करना चाहती थी। इसके विरोध में ही 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली, जो आज पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर वो 2 बम फेंके थे और उन्होंने यही कहा था कि ये सरकार बहरी हो चुकी है, इनको सुनाने के लिए धमाका किया गया। आज की सरकार भी, जिसका चरित्र उस समय पर भी अंग्रेजों के साथ था, क्योंकि ये आरएसएस के लोग हैं जो आज सत्ता में हैं। आरएसएस का इतिहास गवाह है कि आज़ादी की लड़ाई में वो अंग्रेजों के साथ थे। आज विडंबना है इस देश की कि वो सत्ता में हैं। उस समय वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ थे, आज वो अमेरिकन साम्राज्य के साथ हैं। इसलिए आज फिर से इस बहरी
सरकार को, जो कॉरपोरेट की सरकार है, इसको सुनाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ेगा, सारे देश को बोलना पड़ेगा। और वही नारे जो भगत सिंह ने उस समय पे बोले थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, समाजवाद मुर्दाबाद, ये 3 नारे आज भी इस देश का नेतृत्व करेंगे, यही देश का भविष्य तय करेंगे। पूरे देश में जिस तरीके से भगत सिंह की एक तस्वीर जो है पैदा कर दी गई है, खड़ी कर दी गई है कि भाई तलवार या फिर क्या नाम है वो बंदूक के साथ दिखाई देते हैं, क्या ऐसे जत्थों से या फिर इस आंदोलन से उनकी तस्वीर बदलती नजर आएगी? बिल्कुल बदली जा रही है। आप देखेंगे सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पर आज वहाँ पर आपको लाइब्रेरियाँ मिलेंगी, किताबें मिलेंगी। यहाँ पर भी हमारे जत्थे के साथ हमने भगत सिंह की रचनाओं से कुछ लेख लिए हैं जो हम लोगों को दे भी रहे हैं, और ये भगत सिंह का संदेश जगह जगह हम दे रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन के 3 नारे हैं। एकता, मजदूर की, किसान की, मेहनत का आवाम की, व्यापक सम एकता, सांप्रदायिक जातिगत आधारों को तोड़ करके पूरे देश की एक एकता, पंजाब हरियाणा पूरे देश इसकी एकता। दूसरा अनुशासन, और तीसरा है हमारी शांति। यही भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति का विचारधारा की रसायन पर तैयार होता है। तो विचार महत्वपूर्ण है, और वो विचार है कि शोषण पर आधारित व्यवस्था वो बदलनी चाहिए। सिर्फ कुछ व्यक्तियों के बदलने से बात नहीं बनेगी। उसने भी यही कहा था, किसी डरबिन को, इरविन को हटा करके किसी गोपाल दास ठाकुर दास को या किसी सप्रू को यहाँ गद्दी पे बिठा दो, कुछ नहीं बदलेगा। जब तक देश में शोषण की व्यवस्था, आदमी के द्वारा आदमी की शोषण ये खत्म नहीं होगा, असली आज़ादी नहीं आएगी। तो वो अधूरा रहा है, उसको पूरा इस आंदोलन ने एक शुरुआत की है। इस तरीके का जन आंदोलन बनता जा रहा है, यानी कि लोगों का विरोध जो है जग जाहिर है। क्या सत्ता जिस तरीके सुन नहीं रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, क्या मान के चले कि वो अब वोट की राजनीति में विश्वास नहीं रख रहे हैं? नहीं, उनको एक अहंकार है। आज कॉरपोरेट की पूंजी के बल पर उनको यह अहंकार पैदा हो गया कि जनता वोट किसी को भी दे दो, वो एमएलए खरीद सकते हैं, वो एमपी खरीद सकते हैं। लेकिन हम उनको इतिहास बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों को लोगों ने वोट दे करके नहीं खदेड़ा था। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और आज अगर ये सत्ता सुनेगी नहीं तो जनता सत्ता बदलना भी जानती है। व्यवस्था भी बदली है और ये व्यवस्था बदलेगी। अभी जिस तरीके से एक बार पहले, क्योंकि हम देख चुके हैं शाहीन बाग को कोरोना की आड़ में जो है उसको बंद हटा दिया गया, एक बार फिर दोबारा से जो है जादू के पिटारे से कोरोना निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? साजिश या देखो, सारे षड्यंत्र आजमाए जा चुके हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। कुछ चीजें एक बार चल गई, लोगों के छलावे इनके चल गए, लोगों को बहकाया जा सका, हिंदू मुसलमान के नाम पर भी राष्ट्र का एक नारा दिया गया। तो आज लोगों ने ये देख लिया कि जो भी मोदी के खिलाफ, जो भी सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, उसी को देशद्रोह कहा जाता है, उसी को देशद्रोही बोला जा रहा है, उसी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है। तो आज जब पहले शाहीन बाग के बारे में या जेएनयू के विद्यार्थियों के बारे में या एएमयू के विद्यार्थियों के बारे में जब उनको ये कहा जाता था तो बहुत लोग विश्वास करते थे कि मोदी कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। लेकिन जब आज देश के किसान के बारे में जब उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान के एजेंट, चाइना के एजेंट, ये जब बोला गया तो लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जिस किसान का बेटा बेटी सरहद के ऊपर इस देश की रक्षा करता है, हर रोज तिरंगे में लिपट करके जिनके बेटा बेटी शहीद हो रहे हैं, उनको आज ये देशद्रोही बोल रहा है। तो देशद्रोह कौन है, देशद्रोही कौन है? आज सच्चाई में नंगा होकर के मोदी का चेहरा सामने आया है, देशद्रोही मोदी है। एक नाम हरियाणा में प्रासंगिक था रामचंद्र जांगड़ा का, परंतु पिछले दिनों उनका विरोध हुआ और उसके बाद जो है वो सुर्खियों में रहना जान चुके हैं, और बयान जो है उनके आए, किसान जो है वो वहाँ पे जो बैठे हैं वो किसी लायक नहीं है, वो बैठे हुए। ये आधारहीन लोग हैं। आज तक इन्होंने अनेकों पार्टियां बदली हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, मौकापरस्त लोग हैं। ये क्या जाने जनता की पीड़ा क्या है, और ये ऐसे ही प्यादे हैं जो बीजेपी जो आगे करती है कि ताकि यहाँ किसी न किसी जातिगत आधार के ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया हो और उसको जातिगत आधार पर विभाजित किया जा सके। लेकिन हरियाणा के लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी जिस जातिगत आधार के ऊपर विभाजन पैदा करके सत्ता में आई थी, आज लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं कि मेहनत कर जनता को ये
किसी भी तरह से उनकी चाल में नहीं आना है और हमें अपनी मजबूत एकता को और ज़्यादा मजबूत करना है। आखिरी सवाल है कि क्या हम मान के चले कि राम जो सैनी थे, राम कुमार सैनी, उसके बाद रामचंद्र जांगड़ा? वही तो मैं कर रहा हूँ। ये सब घोड़े बदले जा रहे हैं। एक समय के ऊपर वो एक घोड़ा इस्तेमाल किया, आज वो यूजलेस है, बाहर है। आज एक दूसरा घोड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज बीजेपी आरएसएस के ये सब पैतरे फेल हो चुके हैं क्योंकि जनता अपने अनुभव से सीख चुकी है। ये आंदोलन जिस तरीके से किसानों से शुरू हुआ, परंतु जिस तरीके से अब किसान मजदूर एकता में बदलता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये आंदोलन अब पूरे देश की जनता का आंदोलन बन चुका है, जिसमें समाज के तमाम हिस्से, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान शामिल हो चुके हैं। क्योंकि ये कानून अकेले खेती को उजाड़ने का काम नहीं करेंगे, इनका जो दुष्प्रभाव है देश के तमाम हिस्सों के ऊपर पड़ने जा रहा है और पूरे तौर के ऊपर कंपनियों के हवाले इसको किया जा रहा है। खेती बाड़ी को, हमारे व्यापार को और जो उद्योग धंधे हैं वो तमाम जो हैं कंपनियों के हवाले हो जाएंगे। इसलिए देश की जनता, तमाम जो मजदूर है, किसान है, वो समझ चुके हैं कि ये अकेला किसानों के ऊपर हमला नहीं है, पूरे देश की आत्मनिर्भरता के ऊपर, रोजगार के ऊपर, व्यापार के ऊपर, कारोबार के ऊपर हमला है। किसान क्योंकि अपनी फसलों को बचाने के लिए बैठा है, तो मजदूर क्यों शामिल हो? क्योंकि अगर किसान की फसल और किसान का खेत नहीं बचेगा, किसान पहले से कर्जदार है और कंपनियां खरीदेंगी, कंपनियां खेती करवाएंगी और बड़ी बड़ी मशीनों से वो सारा कारोबार करवाएंगी, तो मजदूर का उसमें कोई काम नहीं बचेगा। जिस तरीके से इन्होंने मॉल पहले से बड़े बड़े गोदाम बना दिए हैं, अडानी ने, अंबानी ने, जिसके अंदर सीधी ट्रैक्टर अनाज जाएगा, मशीन के ऊपर डालेगा, वही तोलेगी मशीन और वही झाराई करेगी, वही तुलाई करेगी, वही भराई करेगी और वही लदाई करेगी। मतलब आदमी का उसमें कोई काम नहीं है। तो मंडी में जाने का कोई काम नहीं बचा किसान का, तो मंडी ख़त्म, तो मंडी का पल्लेदार ख़त्म, तो जो लदाई करता है, भराई करता है, तो उसका सबका काम ख़त्म। तो खरीदने का काम भी उनका, तो बेचने का बाजार भी मॉल के माध्यम से बेचेंगे। मजदूर की तो भूमिका अभी भी बहुत कम है। हाँ, वो रोबोट आ रहे हैं, मशीनीकरण बड़े सत्र के ऊपर पहले भी हो चुका है, परंतु इस निगमीकरण, खेती का अगर निगमीकरण हो जाता है तो इससे तो बिल्कुल ही मजदूर का कोई काम नहीं बचेगा। एक बड़े गोदाम के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का अनाज स्टॉक करने के लिए, बेचने के लिए, उसका व्यापार कारोबार करने के लिए सिर्फ 8 आदमी उस गोदाम के अंदर काम करेंगे। आने वाले दौर में मजदूर किसान की जो एकता की बात की जा रही है, वो क्या रंग लाने वाली है? ये जो मजदूर किसान की एकता बनती जा रही है, तो आने वाले समय में देश के अंदर ये राजनीतिक परिवर्तन की दिशा की तरफ जा रहा है। जैसे कि पिछले 5 राज्यों में चुनाव होना, उससे पहले बाई इलेक्शन भी हुए हैं, तो भाजपा की जमीन खिसकती जा रही है और उसको लोगों ने मन बना लिया कि इसको तो किसी भी सूरत में सत्ता पे नहीं रहने दिया जाए। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह शेरावत, गांव खरडलीपुर, और लाल सड़क के हम पैदल यात्रा चले हैं। सुना है कि और देख भी रहा था मैं कि जो यात्रा है उसमें सबसे आगे चलते हैं, बाकी लोग पैदल चलते हैं, आप दौड़ते हुए आगे चलते हैं। इस उम्र में क्या कहना चाहेंगे? वो तो मालिक की देन है, हमारा क्या कहना उसके विषय में। मालिक की देन है वो, हम क्या कहें उसके विषय में। जी, फिर भी एक अंदर जज्बा या कुछ तो होता ही है। जज्बा तो परमात्मा का दिया हुआ है, हर समय तैयार रहते हैं। तो जो ये यात्रा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यात्रा हमारी ये है कि हमारा भाईचारा सब कामयाब है, और गांव में जिक्र करते हैं कि भाई हम भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस टिकरी बॉर्डर पे मनाएंगे। हाँ, राममूर्ति है भाई, राममूर्ति देवी रिटायर्ड कर्मचारी संघ की उप प्रधान, और ये साथ में गांव है भैंसरू खुर्द। आज ये जत्था हमारा लाल रोड से चला हुआ है और रोड टोल पे आके है। इन्होंने रास्ते में इतनी कठिनाइयाँ झेली हैं कि पूछो मत, लेकिन जो जन आंदोलन जो चल रहा था, जनता ने इनको इतना सहयोग दिया है, इतना मान सम्मान दिया है कि बहुत हद। लेकिन प्रकृति का जो रूप है जो इनको जमेलों से उथल पुथल करता आ रहा है। जैसे कि कलाहौर से निकलते ही चुलाना मोड़ बोलते हैं, चुलाना के गांव में मक्खियों का ढेर इतना ज़्यादा बिछड़ा हुआ था कि कई महिलाओं को
और कई जेंट्सों को काट खाया। इतना था कि किसी को 20, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 7 मक्खियाँ लड़ी हैं। और उन्होंने भी, गांव वालों ने इनका इतना सहयोग किया है कि वहीं डॉक्टर बुला लिए और वहीं इनको दवाइयाँ दी और इनका इलाज करवाया और इनको खाना भी दिया। इतना सहयोग उन्होंने दिया, हम उनके बहुत आभारी हैं। और ये जो जत्था है यो भी उनका आभार व्यक्त कर रहा है कि जो जन ये हमारा जो सहयोग दे रहे हैं, हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, हम उनका भी कृतार्थ करते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं जो ये हमारे साथ चलते हुए हैं। जिनको मक्खियों ने काटा, क्या वो वहीं रुक गए? नहीं, साथ चल रहे हैं जी। उन्होंने दवाई ले ली और उन्होंने अपना इलाज करवा लिया, साथ में गोलियां ले रहे हैं, साथ में दवाइयां ले रहे हैं और ये हमारे साथ लगातार चल रहे हैं। ये इनकी हिम्मत इतनी बनी हुई है कि ये चाहे कितना भी मुश्किल का सामना करना पड़े, ये कल सब सवेरे 9-10 बजे तक टिकरी बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। जो ये यात्रा है उसमें युवाओं का किस तरीके से रुझान नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन 4 महीने होने को है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अनुशासन से और पूरी शांति से ये आंदोलन चल रहा है और नौजवानों की इस आंदोलन में एक अहम भूमिका है। उसी प्रकार इस यात्रा के दौरान भी, यात्रा का पूरे 5वां दिन है, 5 दिनों के अंदर नौजवान पूरे अनुशासन के साथ में जो है वो इस यात्रा में शामिल हैं। नौजवान जो है, जो 23 मार्च को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु के शहादत दिवस के मौके के ऊपर जो है कल जो है ये यात्रा दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे पहुंचेगी। इस तरह की 3 यात्राएं जो है वो अलग अलग बॉर्डरों पे अलग अलग जगह से चलकर पहुंचेंगी, जिसमें जो है बड़ी हाजिरी जो है वो नौजवानों की है। नौजवान इस आंदोलन के महत्व को समझ रहे हैं क्योंकि ये आंदोलन उनके भविष्य को तय करेगा। इसलिए जो है इस आंदोलन को नौजवान बहुत ही सीरियसली इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरी तैयारियां जो हम आते हुए देख रहे हैं जत्थे के दौरान भी, जितनी भी स्वागत की तैयारियां हैं, हर गांव के फूल वर्षा की जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से इस यात्रा की स्वागत की जा रही है। उसमें भी नौजवानों की एक भूमिका जो है वो अहम है। सारी तैयारी, वॉलंटियरिज्म जो है नौजवानों के अंदर जो है वो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। मेरा नाम अर्जुन है और हम SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसके नुमाइंदा कर रहे हैं। आसी की लाल सड़क से जब ये पैदल मार्च चला है, हम उसी दिन से इस पैदल मार्च में शामिल है। और विद्यार्थियों के लिए ये ज़रूर कहना है कि अगर हम सोचते हैं कि ये खेती विद्यार्थियों का इशू नहीं है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब किसान का बच्चा पढ़ाई करने के लिए खेती भी करता है और कभी मजदूर का बच्चा अपनी पढ़ाई करने के लिए उसी खेत के अंदर मजदूरी करता है, अगर ये निजीकरण की तरफ दौड़ा देगी सरकार इसको, तो किसान और मजदूर का जो बच्चा है जो शिक्षा ग्रहण करता है इसके द्वारा वो नहीं कर पाएगा। और जो आपने यूनिवर्सिटियों की बात की है जो बंद है, ये पिछले 1.5 साल हो गया है, कोरोना काल चल रहा है। सरकार की जो मंशा है, खेती का जो निजीकरण बिल लेकर आई थी, उससे पहले सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी। जिस तरह से खेती का बिल लेकर आई उसी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी, और वो भी पीछे के दरवाजे से। और जिस तरह से खेती के अंदर निजीकरण किया जा रहा है उसी तरह से एजुकेशन के अंदर भी निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी जो संस्थाएं हैं शिक्षा की, उनको बंद किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला ने इलेक्शन के दौरान एक बयान दिया था कि हम हरियाणा के अंदर एस्टेट को बंद करेंगे, लेकिन हरियाणा की सरकार ने जिस आधार पर एस्टेट को लिया जाता था उस आधार को ही खत्म कर दिया। कहने का मतलब है JBT ही हरियाणा से बंद कर दी। उसमें तो छात्र शामिल हैं, जत्थे में भी शामिल है, परंतु JBT के अंदर मायूसा कहीं विरोध नजर नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है। JBT के अंदर हमने विरोध करा है, स्टेट लेवल पे भी हमने ज्ञापन दिए हैं, अलग अलग तरह से विद्यार्थी लगा हुआ है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो जरूर एक मंशा है कि विरोध खड़ा नहीं हो पा रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों कैंपस के एग्जाम चले हुए हैं, अलग विद्यार्थी अपने अपनी जगह पर बिजी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट देश के अंदर चला हुआ है किसानों का। उसके साथ साथ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते हुए इस किसान आंदोलन में भी है, और जो शिक्षा और रोजगार का जो मुद्दा है
इसी किसान आंदोलन के साथ, इसी खेती के साथ वो मजबूती के साथ उठा रहा है। जब छात्रों की बात आप कर रहे हैं तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उसमें जो है लगातार छटनी की जा रही है, टीचर्स जो है पूरे नहीं है, उसके ऊपर भी इसका एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत लंबी प्रक्रिया है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू की है, उससे पहले राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान लागू किया गया था। उसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी संस्था को फंड नहीं मिलेगा। उसी आधार पर ये स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसमें 25 से कम विद्यार्थी है उसको मर्ज करेंगे। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से लंबे टाइम से कि एक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए विद्यार्थी क्या चाहिए? अध्यापक चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ बाथरूम चाहिए, टाट चाहिए, मेज चाहिए और जो मटेरियल होता है शिक्षा ग्रहण करने का वो चाहिए। लेकिन सरकार इन्हीं चीज़ों को ख़त्म कर रही है और कह रही है कि विद्यार्थी सरकारी स्कूल में नहीं आ रहा। अभी दिखावट का ज़माना है, तो जो प्राइवेट स्कूल जो खुले हुए हैं वो बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी के अंदर, अखबार के अंदर। लोग सोचते हैं कि हाँ इसके अंदर अच्छी पढ़ाई हो रही होगी, अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ नहीं मिलेगी। स्कूल को मर्ज करने का कारण यही है, ख़त्म बंद करने का कारण यही है कि जो प्राइवेट एजुकेशन है उसकी तरफ धकेलना गरीब किसान मजदूर के बच्चों को। अध्यापक वर्ग कितना जिम्मेवार है इस पूरे हालात के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अध्यापक वर्ग इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार इसको ख़त्म कर रही है तो उस तरह से, जैसे हम फतेहाबाद जिला है, फतेहाबाद के अंदर एक गांव है, मेरा नाम याद नहीं है, उस गांव के अंदर उस टीचर्स, उन जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनने अभियान चला के उस स्कूल को 1 नंबर पर लेकर आया हरियाणा में, और सबसे बड़ी तादाद में वहाँ पर सरकारी स्कूल के अंदर विद्यार्थी को आना है, क्योंकि वो उस हिसाब से चीज़ें दे रहे हैं। यही हम मांग कर रहे हैं सरकार से भी कि जिस सरकारी स्कूल को हम मर्ज कर रहे हैं, जिन कमी के कारण हम मर्ज कर रहे हैं, उन कमियों को पूरा करें। यही सरकारी स्कूल इस कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है तो सरकारी स्कूलों में लिया है। तो इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि लंबे टाइम से कि सरकार इन कमियों को दूर करे और सरकारी एजुकेशन संस्थानों को मजबूत करे। आने वाले दौर में ये जो छात्र आपने अभी जो यात्रा निकाली है, पैदल यात्रा, ये क्या संदेश देने वाले और यह आंदोलन पूरा जो है छात्रों को किस तरीके से दिशा दिखाने वाला है? ये बहुत बड़ा आंदोलन है और ये इतिहास में याद रखा जाएगा। जब से ये पैदल यात्रा चली है, हम गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर हाईवे से गुजरते हुए टिकरी बॉर्डर जो जा रहे हैं, अनेकों लोगों से, हमने युवाओं से, महिलाओं से एक विनती की है कि जिस तरह से वो किसान, कोई 60 साल का, कोई 70 साल की महिला है, बुजुर्ग है, वो इस मजबूती के साथ खड़ा है इस लड़ाई के अंदर, तो हमें भी एजुकेशन बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए, सरकारी विभागों को बचाने के लिए, हम यूथ है, हमें और आगे, उससे आगे जाके लड़ना होगा। इसी आवाज के साथ हम इस लड़ाई के अंदर लड़े और खड़े हुए हैं। खेती बताने निकले हैं।